अनामिका फटाफट अपना सामान पैक करने में लगी हुई थी। जब से गोपाल जी का कॉल आया है, बस उसे किसी भी तरह जल्दी से जल्दी मायके पहुंचना था। विक्रम भी कहकर गया था कि मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ, तुम अपना सामान पैक कर लो, फिर मैं तुम्हें तुम्हारे मायके छोड़ दूंगा। लेकिन आधा घंटा होने को आया है, वह अभी तक आया ही नहीं। वह विक्रम को देखने के लिए बाहर बरामदे में निकल कर आई, लेकिन वह वहां हो तो दिखे ना। वापस अपने कमरे की तरफ आने लगी तो सरला देवी के कमरे में से विक्रम की आवाज आ रही थी। विक्रम घर भी आ चुका है, लेकिन अभी तक जाने के लिए उसने नहीं बोला। सोचते सोचते वह सरला देवी के कमरे की तरफ मुड़ गई, पर दरवाजे पर आते ही उसके पैर ठिठक गए। अंदर सरला देवी और पूजा बैठी हुई थी, जो दोनों मिलकर विक्रम को समझा रही थी। यह क्या तमाशा लगा रखा है, बार बार मायके जाने का। हम तो ना गए कभी अपने मायके इस तरह से। यह सरला देवी की आवाज थी। पीछे से ननद पूजा की भी आवाज आई। अरे, मायका तो माँ से होता है, अब माँ तो रही नहीं, फिर वह वहां किससे मिलने जा रही हैं? पूजा जरा सोच समझ कर बोला कर, अनामिका तुम्हारी भाभी है और उम्र में तुमसे बड़ी भी। विक्रम ने थोड़ा बिगड़ते हुए कहा। अरे, उसे क्यों डांट रहा है? मुझसे बात कर। क्या गलत कह रही है वह? मायका तो माँ से होता है। जब माँ ही नहीं रही तो बार बार मायके क्यों जाना? उम्र में उससे बड़ी है तो थोड़ा बड़प्पन भी दिखाए। फोन आया नहीं कि बिना सोचे समझे जाने को तैयार हो गई। यहाँ उसकी ननद भी आई हुई है जापे के लिए, उसे छोड़कर कैसे जाएगी वह? सरला देवी ने विक्रम को ही डांटते हुए कहा। पर अम्मा, उसके पापा का फोन आया था। कविता भाभी को 9वां महीना चल रहा है और आज उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है। भाई भी सरहद पर हैं, छुट्टी मिलेगी तो आएंगे ना। विक्रम ने समझाने की कोशिश की। तो हम क्या करें? बुला ले उसकी माँ को। जब सब्जी में आया, उठाया फोन और यहाँ फोन कर दिया। साफ साफ मना कर दे, हम नहीं भेज रहे हैं अपनी बहू को। सरला देवी ने उसकी बात काटते हुए कहा। पर अम्मा, बात को तो समझो, कह दिया ना एक बार, समझ में नहीं आ रही तुझे? बड़ा पत्नी के पक्ष में बोल रहा है। सरला देवी की डांट सुनकर आखिर विक्रम चुप हो गया। वह चुपचाप बाहर आने लगा। बाहर आते ही उसकी नजर अनामिका से टकराई। उसे देखते ही विक्रम ने एक हारे हुए खिलाड़ी की तरह नजरें नीची कर ली। यह देखकर अनामिका हमेशा की तरह चुप रह गई, यहाँ तक कि उसने अपने कदम अपने कमरे की तरफ बढ़ा लिए। वह पर अचानक यह सोचकर कि यह तो हमेशा का हो गया है, उसकी माँ का देहांत क्या हो गया, यह लोग उसे मायके तक नहीं जाने देते। और आज तो कविता भाभी को उसकी जरूरत है। आज अगर उसने हिम्मत नहीं की तो उसका मायका हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। आखिर वह सरला देवी के कमरे में ही चली गई। उसे देखते ही सरला देवी बोली, मुझे जो भी जवाब देना था मैं विक्रम को दे चुकी हूँ। अब इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। आखिर हिम्मत करके अनामिका ने कहा। पर अम्मा जी, पापा बिल्कुल अकेले हैं, कविता भाभी को कैसे संभालेंगे? हाँ, तूने तो बड़े बच्चे पैदा करवाए हैं अपने मायके में। तेरे बिना तो जैसे वहाँ भतीजा भतीजी निकल कर बाहर नहीं आएंगे। चुपचाप जाकर घर का काम कर, कोई जरूरत नहीं है जाने की। इतनी ही दिक्कत है तो अपने पापा को फोन कर दे कि कविता की माँ को बुला ले। सरला देवी ने तंज कसते हुए कहा। लेकिन भाभी की मम्मी की तबीयत ठीक नहीं रहती, वो कैसे आएंगी? अनामिका ने धीरे से कहा। इससे हमें क्या, वो जाने, उनकी बेटी जाने। हर चीज की जिम्मेदारी हमने ले रखी है क्या? सरला देवी ने बात को दरकिनार करते हुए कहा। पर अम्मा, हाय राम, भाभी कैसे बेशर्म की तरह अम्मा से बहस किए जा रही हो? भला यह कोई बहू के लक्षण होते हैं? अरे, मेरी अम्मा सीधी सादी हैं, जो तुम्हें समझा रही हैं, वरना मेरी सास जैसी सास होती ना तो जुबान भी नहीं खोल पाती तुम। पूजा ने आग में घी डालते हुए कहा। अरे बेटा, भला इससे कद्र है किसी सास की? अब तू ही देख ले मैं कैसे बर्दाश्त करती हूँ। सरला देवी बोली और फिर नामिका से बोली, वहां खड़ी खड़ी क्या देख रही है? जा, फटाफट चाय नाश्ता लेकर आ। यहाँ तेरी ननद आई हुई है जापे के लिए, उसके खाने पीने का ध्यान रख। भाभी की सेवा करने जाएगी। आखिरकार अनामिका मन मार कर रसोई में आ गई। तभी उसका फोन बज उठा। वह कमरे में गई। गोपाल जी का फोन था।
अनामिका, तू कब आएगी बेटा? मैं कविता को हॉस्पिटल ले आया हूँ, पर एक महिला तो उसके साथ होनी चाहिए ना। अनामिका के मुंह से बोल नहीं फूट रहे थे। वह बिल्कुल चुप रही। गोपाल जी बोले, बेटा तू आ रही है ना? कहीं समदन जी ने मना तो? तभी उसकी रुलाई फूट गई। तू फिक्र मत कर बेटा, तू अपना घर संभाल, मैं सब देख लूंगा। जैसे तू मेरी बेटी है वैसे ही बहू भी मेरी बेटी है, तू बस मन छोटा मत कर। कहते हुए पापा ने फोन रख दिया। अनामिका का मन ससुराल वालों के लिए नफरत से भर गया। शादी के बाद सब ठीक था। उसकी माँ के समय मायके आने जाने पर कोई रोक नहीं थी। पूजा की शादी में भी उसके मायके वालों ने खूब मदद की थी। पर उसकी माँ के गुजरने के बाद से जैसे उसके मायके पर ताला लग गया था। अनामिका सोचते सोचते रो पड़ी। नाश्ता बनाकर सबको दिया। थोड़ी देर बाद फोन आया। बधाई हो बेटा, भतीजा हुआ है। पापा की आवाज सुनकर उसे खुशी भी हुई और दर्द भी। फिर कविता भाभी बोली, सुना है आपके ससुराल वालों ने आपको आने नहीं दिया, पर कोई बात नहीं, शगुन लेने तो आएंगी ना, या शगुन हम ही भेज दें? भाभी की बात उसके दिल में तीर की तरह चुभी। तभी सरला देवी की आवाज आई, क्यों, आ गए तेरे मायके वालों का फोन? हो गया भतीजा तेरे बिना? अनामिका ने धीरे से कहा, हाँ भतीजा हुआ है। पूजा बोली, चलो बढ़िया है भाभी, अब तो मोटा नेक हाथ लगेगा। इकलौती बुआ जो ठहरी। क्यों, अब कौन सा पापा के साथ मदद को? उनकी मम्मी और मौसी, देख लिया ना, किसी ने कोई काम नहीं रुकता। सरला देवी बोली। अनामिका चुप रही, पर पूजा ने तंज कसते हुए कहा, भाभी जल्दी खाना परोसिए, आप तो बहुत धीरे धीरे काम करती हैं। मेरी अम्मा है यहाँ, वरना आप तो मुझे पूछ ही नहीं। सही कहा आपने, अनामिका बोली। आपकी अम्मा है तब तक ही तो मायका है, उसके बाद मैं तो आपकी शक्ल देखना भी पसंद नहीं करूंगी। उसकी बात सुनते ही सरला देवी तिलमिला गई। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटे से यूं बात करने की? अनामिका बोली, आपने ही कहा था ना, मायका तो माँ से होता है, तो माँ कौन सा अमृत लिखवा कर गई है? भविष्य में पूजा को भी तो उसकी भाभी की जरूरत पड़ेगी। मेरा मायका खत्म करवा कर क्या आपको लगता है आपकी बेटी का मायका बच जाएगा? विक्रम, देख कैसी बातें कर रही है, इसे समझा। सरला देवी चिल्लाई। पर विक्रम बोला, अम्मा जब आप दोनों इसे सुनाए जा रही थी तब तो मैं चुप था, अब क्यों बोलूं? गलती आपकी और पूजा की है, और झेल रही है अनामिका। सरला देवी हक्की बक्की रह गई। थोड़ी देर बाद विक्रम और अनामिका बाहर गए। विक्रम के हाथ में अनामिका का सामान था। सरला देवी कुछ बोलने लगी, पर विक्रम ने कहा, मैं अनामिका को उसके मायके छोड़ने जा रहा हूँ, और अगर आपको समस्या है तो हम कुछ दिनों में कहीं और रहने लगेंगे। आखिर कब तक गलत सहेंगे? सरला देवी कुछ न बोली। विक्रम अनामिका को लेकर हॉस्पिटल पहुंचा। वहां जाकर उसने सबसे माफी मांगी। कविता भाभी को भी अपनी गलती का एहसास हुआ, और उन्होंने भी अनामिका से माफी मांगी। तो दोस्तों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और हाई बटन दबाकर हमें और कहानियाँ लाने के लिए मोटिवेशन दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।